आर्मी क्लासेस आदि एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात ज्ञानविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ये आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुका है। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु आइए देख लेते हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और औसत की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। अब हम आइए देखते हैं प्रस्तावना के क्या तत्व हैं। हमारी प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत। यह प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों में शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि, जो 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित की गई है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द क्या है? प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि सॉवरेनिटी क्या है। संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, उपनिवेश है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वह अपने सभी मामलों में आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए वे स्वतंत्र है। भारत का जो प्रधान होता है वे आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय कर सकता है, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। दूसरा है समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों के रूप में समाजवादी शब्द लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उससे स्पष्ट रूप
रूप से जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान समाजवादी शब्द को हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके इसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राजनीतिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद निश्चित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमार और अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर झुका हुआ यह दिखाई देता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति, नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी रूप को थोड़ा लचीला बनाया। अब देखते तीसरा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करते थे। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन मिलता है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र का ही अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड चार प्रमुख औजार हैं। इसमें लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार हैं, प्रतिपरीक्षा, परिपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षणों के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहत रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल दिया है। आइए देख लेते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता, भातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता, भातृत्व के सिद्धांतों को अलग से त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इसमें एक को भी अलग किया जाएगा तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र पराजित हो जाएगा। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता।
समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्ति पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था की कि संविधान एक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, सर्व, आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। पांचवा है गणतंत्र। ये हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का भी वर्णन किया गया है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राजा का प्रमुख होता है, राजा या रानी होती है, उनके उत्तराधिकारी, जैसे कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, जैसे कि अमेरिका में है। इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहला बात यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, जैसे राजा के हाथ में न होकर लोगों के हाथ, जनता के हाथ में होती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र या गणतंत्र की परिभाषा दी थी, कहे थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है। दूसरी ओर किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। अब है स्वतंत्रता। न्याय। न्याय 3 भिन्न भागों में शामिल है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़े वर्ग या महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें संपदा हुआ, आय हुआ, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप आनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समाज राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तथ्यों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। जैसे फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना ली गई थी, उसी तरह रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के तत्व भी लिए गए हैं। अब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। अर्थात प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों का निम्न प्रावधान है: समता,
विधि के समस्त समता अनुच्छेद 14। धर्म जाति लिंग जनजात के आधार पर मूल वंश का निषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। संविधान में दो ऐसे प्रावधान हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। प्रथम, धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा अनुच्छेद 325। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रभाव अनुच्छेद 326। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में महिला और पुरुष के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य 51 का भी यह कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषी, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लिया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य के एमोन्सी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करती है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाली मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तथ्यों के कुछ प्रावधान पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की सर्वभौमता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ये पूछा गया भारत को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे राज्यों के संघ के रूप में वर्णन किया गया है। यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली न की जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। अब ये देख लेते हैं प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। अगर प्रस्तावना ही याद कर लेते हो तो संविधान की विशेषताएं में आप इन्हीं सब का भी वर्णन कर सकते हो। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षित करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी ने कहा है कि हमारे संप्रभुता लोकतांत्रिक राज्य का बहिष्कार है। पंडित ठाकुर दास भागवत ने भी संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब ये देखिए संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद यह उठा है कि क्या इस संविधान का एक भाग है कि नहीं। बेरुबाड़ी सट मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं
के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषताओं को स्वीकारने के लिए इसके उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये तो बेलूवाली संघ मामले ने कहा, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया केशवानंद भारती के मामले में, और यह व्यवस्था की कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एनआईसी ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्तावना को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनहितों के मत से साम्यता रखता है। दो तथ्य आते हैं, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यह गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये देखिए, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया गया कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार कब उठा? केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं जो कि संविधान में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेलूवाड़ी सन 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है। कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो उसमें पहले से वर्णित है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार संविधान के प्रस्तावना संशोधन किया तो वह कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ नई सूची भी है, देख लीजिए। नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। 1947 के तहत पारित होने वाले ब्रिटिश शासन पर निर्भर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे।